यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। हे गाइस, मैं तुलसी भारद्वाज स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ जो करंटली एक बैंकर हैं और इसी के साथ साथ बहुत से और भी शौक रखती हैं, जैसे कि एंकरिंग, और सबसे बड़ी बात, एक तबला प्लेयर भी हैं। तो इन्हीं से जानेंगे इनकी पूरी कहानी कि कैसे इन्होंने बैंकिंग फील्ड को चूज किया और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करके आज वो इस मुकाम पर हैं। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मिस राधिका बागले मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच तुलसी, थैंक यू सो मच। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होंगे। तो मैम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और यस, अपने बारे में एक्चुअली बताइए। मेरा बॉर्न तो मैं बेसिकली हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मैंने इसलिए पहले कहा बिकॉज मेरा बॉर्न है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में एक अभी सिटी बन चुका है, बट पहले एक ग्रामीण इलाका ऐसे बोल सकते हैं उसको। और ब्रॉट अप मुंबई। तो मेरा एजुकेशन है सब मुंबई। तो फिलहाल मैं यहीं ओके। पे हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैम आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या स्टडी आपने की है। मैंने एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन मैंने लिटरेचर में किया। और मीडिया कोर्स किए एक दो। जैसे कि आपने कहा मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं एंकरिंग का शौक रखती हूँ, तो राइट उसी को राइट। इम्प्रूव करने के लिए मैंने मीडिया कोर्सेज किए। ओके, तो मैम एट प्रेजेंट आप क्या करते हैं। प्रेजेंट तो बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क में जॉब कर रही हूँ, मुंबई में वाओ, ही। मतलब बहुत अच्छा लगा जानकर। तो मैम हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी प्रेपरेशन का सफ़र रहा बैंकिंग की, और कैसे आपने सोचा कि आपको बैंकिंग फील्ड ही चूज करनी है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और कैसे आपने उसकी प्रेपरेशन की। हाँ, सबसे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बैंकर बनूंगी या बैंकिंग फील्ड में जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा शौक था ही नहीं। मेरे दिमाग में मतलब एक ऐसा एज होता है ना हमारा, जब हम छोटे होते हैं स्कूल में, तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या बनना है। लोगों को हम्म, पता भी नहीं होता कि हमें उस क्वेश्चन का मीनिंग पता भी है कि नहीं। बस वो हमें हाँ। पूछते हैं एक ऐसे क्यूरियोसिटी से कि क्या बनना है बड़ा होके, क्या होना है बनना है बड़ा होके। तो मेरा एक तय जवाब था कि मुझे बड़ा होकर लॉयर और तबला प्लेयर बनना है। तब मुझे नहीं पता था कि लॉयर की पढ़ाई बहुत कठिन होती है। मेरे जैसे चंचल लोग पढ़ाई नहीं कर पाते एक जगह पे बैठ के। ओके। तो मैं बोलती थी कि मुझे लॉयर बनना है। पर हम्म। जैसे ही मेरा 10th कंप्लीट हो गया, 11th में कॉलेज ज्वाइन किया, तब मुझे पता चलने लगा भाई ये पढ़ाई चीज बहुत अपने लिए नहीं है। वो बहुत कठिन चीज है, तो हम इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉयर को बहुत पढ़ना होता है, अपडेट रहना होता है और रूल्स को लेके एंड जो बहुत भी सारे नए नए। आर्टिकल्स एंड ऑल सब याद करना पड़ता है। हाँ। एग्जैक्टली तो उतना तो हमसे नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं तब तक मुझे एंकरिंग की लत तो लगी ही रही गई थी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते थे जब मैं छोटी थी, स्कूल में भी मैं एंकरिंग करती थी कुछ प्रोग्रामों का। तो लोग मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, हम्म। आपने ये एंकरिंग में कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ गया कि यस। और तब तक क्या हुआ था ना, रियलिटी शोज वगैरह बहुत आए थे मैं जब कॉलेज में थी। आने हम्म। लगे थे। तब वो एंकर्स को मैं देखती थी, तो मुझे लगा कि यस यहाँ पे भी हम करियर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है हम एंकरिंग के लिए जाएंगे। बट बाद में फिर पता चला एंकरिंग तबला तो था ही, बट फिर रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं कि एंकरिंग और तबला हम शौक के तौर पे कर सकते हैं, उसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। यस यस। एज अ प्रोफेशन हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है ना आजकल बहुत कंपटीशन है। तो आप नहीं तो कोई और आते ही रहते हैं लोग। तो कोई हम्म। भी यहाँ पे टिकता नहीं है, एक एज के बाद आपको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि तब तक नए लोग आए होते हैं। तो मुझे लोगों हम्म। ने समझाया कि देख एंकरिंग करना है, तबला करना है, ये तुझ में कैपेसिटी है। हम नहीं है ऐसे नहीं बोल रहे, तू जरूर करेगी, अगर बहुत मेहनत करेगी तो जरूर तू करेगी। बट तुझे कुछ सिक्योर भी करना चाहिए, क्योंकि एज अ इंडिपेंडेंट गर्ल तुम्हें बनना है, एक गर्ल, एज अ वी आई गर्ल, विजुअली चैलेंज्ड गर्ल।
क्योंकि इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो तुम वो शौक के लिए कर सकती हो। फिर मेरी आंखें खुली कि यस, हाँ, मुझे ये समझना चाहिए कि एज अ वीआई गर्ल हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट होना है तो हमें फिर ये प्रिपरेशन करनी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो फिर मैं सब जगह सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगी खुद को। तो फिर हम्म। मैंने इस तरह से मेरा बैंकिंग का मैंने सिलेक्ट किया कि चलो बैंकिंग में चलते हैं। ओके। तो मैम मतलब कितना हार्डवर्क करना पड़ा आपको, मतलब सिलेक्ट होने के लिए, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ या फिर आपको थोड़ा टाइम लगा? वो हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं नहीं, शुरुआत के अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लगा। क्योंकि हम्म। आपको पता होगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए पूरे देश भर से लोग होते हैं। तो राइट। लाखों की तादाद पे लोग अप्लाई करते हैं। तो हम्म। उसमें कंपटीशन करना बहुत टफ होता है। तो डेफिनेटली मैं सब एग्जाम्स दे रही थी, क्योंकि ठीक है कहीं पे भी हो जाता है तो। क्योंकि एंकरिंग और तबला मैंने साइड मतलब शौक के तौर पे रखा था कि उसको वक्त देंगे, बट जॉब संभाल के। तो हम्म। फिर मैंने बैंकिंग का किया था, मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम दे रही थी, मैं एसबीआई का दे रही थी, मैं आरबीआई का दे रही थी, स्टाफ सिलेक्शन का दे रही थी। हम्म। सब मैंने ट्राई कर रही थी, बट नहीं हो रहा था कहीं ना हम्म। कहीं। और आईबीपीएस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, तब मेरा हो हम्म। गया। अब तो प्रिपरेशन कैसे करें, एक तो मैथ्स में हम लोग को थोड़ा कम होता है, राइट। तो फिर हाँ। एक तो मेरे लिए अच्छा था कि मेरा पढ़ाई लेने वाला मेरे घर पे ही था भाई। क्योंकि हम्म। कॉलेज हम्म। की पढ़ाई भी उन्होंने, मेरे भाई ने मुझे सब प्रिपेयर कराया था। हम्म। मेरा भाई कॉमर्स स्टूडेंट है, बट मैं आज ओके। स्टूडेंट होते हुए भी उसने मुझे साइकोलॉजी, फिलोसफी, इंग्लिश और एचसी वगैरह जो पेपर होते थे, फाउंडेशन कोर्स, डेमोक्रेस डेमोग्राफी होता था मुझे कॉलेज में। तो ये सारी हम्म। पढ़ाई मेरा भाई करवाता था मुझसे, मतलब वो लेता था मुझसे सब एक्सप्लेन करना। क्योंकि कॉलेज में आप जानते होंगे कि नोट्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है, हम्म। कि हम्म। नोट्स हम्म। प्रिफर करने होते हैं आपको बुक्स से ज्यादा। बुक्स भी करने होते हैं, बट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम्म। वो नोट्स में जो भी है मेरा भाई मुझे पढ़ाता था। और मैं रिकॉर्ड ज्यादा चीजें कुछ रखती नहीं थी, और हिंदी मराठी की पढ़ाई तो मेरी मम्मी लेती थी मेरी। तो भाई ने फिर मेरा मैथ्स का थोड़ा प्रिपरेशन लिया कि बैंकिंग के लिए। और नेशनल बैंकिंग, एक था नेशनल स्कूल फॉर द बैंकिंग के नोट्स थे मेरे पास। और ओके। वहाँ के एक सर भी थे, संजय सर, वो भी सिखाने आते थे हम्म। नैब में। तो उनका भी मैंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया था। और वो नोट्स जो थे वो रिकॉर्डेड नोट्स थे, जनरल नॉलेज को लेके ओके। एंड ओके। लॉजिकल रीजनिंग को लेके। उसमें हम्म। सब एक्सप्लेन किया था तब के रिकॉर्डिंग में। तो वो मैं सुनती थी, उससे मैं प्रिपरेशन करती थी। और जनरल नॉलेज के लिए मैंने एक मेल पे मेरा एक मैगजीन था, ई मैगजीन था, वो मैंने सब्सक्राइब किया था। उसके हम्म। 10 क्वेश्चन मुझे हर रोज आते थे मेरे मेल में। तो वो इकट्ठा करके मैं क्वेश्चन को रिकॉर्ड करवाती थी, ताकि वो मैं सुन सकूं बार बार, तो मेल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो क्योंकि ओके। तब मोबाइल इतना मतलब जॉ टॉक बैक वाला मोबाइल वगैरह हाथ में नहीं होता था ना, सिंपल हम्म। वाले कीपैड वाले मोबाइल थे हाथ में। हम्म। इतना तब एंड्रॉइड इतना आया नहीं था 2012-13 में, 13-14 में। हम्म। तो इस ओके। तरह ओके। से था। तो इसलिए रिकॉर्डेड नोट्स ज्यादा प्रीफर करती थी, क्योंकि भाई भी जॉब पे जाता था। वो जॉब से आने के बाद वो मेरी प्रिपरेशन लेता था। तो उस ओके। तरह से मैंने खुद को प्रिपेयर किया। और पहले अटेम्प्ट में तो ऑफकोर्स आईबीपीएस के पहले अटेम्प्ट में पास हो गई, बट बाकी एसबीआई, आरबीआई जो भी था, स्टाफ सिलेक्शन का एक एग्जाम पास किया था, सेकंड में नहीं हो पाई थी। इंश्योरेंस हम्म। का एक पेपर मिस हो गया था, क्योंकि मेरे राइटर ने कल पेपर हम्म। है तो आज रात को फोन करके बताया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा पेपर लिखने, या नहीं आ पाऊंगी पेपर हम्म। लिखने। हम्म। तो मुझे ये एक रात में प्रॉब्लम मैं तो तैयार अक्सर बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड के तो साथ होती है। हम्म। एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत एक तो राइटर्स मिलते नहीं है जल्दी। हम्म। क्योंकि कई सारे राइटर्स के मन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, कि फिर वो बहाने देते हैं कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरा हाँ। पढ़ना अच्छा नहीं है। वो एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए राइटर के साथ। वो एक तो ये राइटर हमें एंड टाइम पे मिल जाते हैं 2-3 दिन पहले, तो उनके साथ ट्यूनिंग कैसे करे पता नहीं चलता। तो उसी वैसे ही उस राइटर के साथ भी मेरे हुआ था, पता नहीं, वो तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी। उसने हाँ बोला था, बट बाद में हम्म। उसको क्या हुआ पता नहीं, उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो रात को 10 बजे अगर वो बता रही है, दूसरे दिन 10 बजे पेपर है सुबह,
और रात के 10 बजे अगले दिन बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं 12 घंटे में राइटर कैसे फिर हाँ, तय करूँ या फिर इतनी ढूंढूं। जल्दी मैनेज नहीं हो पॉसिबल नहीं पाता। था, तो वो एग्जाम मेरा मिस हो गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं हर हम्म। जगह तब ट्राई कर रही थी। तो एक हाँ। एग्जाम भी मिस होना मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। हम्म। मतलब बहुत दुख देने वाली बात थी, तो हम्म। मैं बहुत रोई थी। बट फिर वापस खड़ी रही कि नहीं, ठीक ठीक है, ये नहीं तो ये करते हैं, तो फिर आईबीपीएस का हो गया। मतलब बहुत मेहनत की आपने, और सच कहा है किसी ने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आप इतनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे हो। और बहुत से लोगों के लिए आप मतलब एक आइडल का भी काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं बैंकर। तो वो आपको सुनकर सच में मतलब बहुत मोटिवेट होंगे। तो मैम, आपको कितना कितना साल हो चुके हैं मतलब बैंकिंग फील्ड में आए हुए? कब से आपने ज्वाइन किया है? बैंकिंग फील्ड में आके मुझे 8 साल हो गए हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, 8 इयर्स। बहुत अच्छी हम्म। बात है। तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है हम हमें आपसे। तो मैम, वही पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, क्या बोलना चाहेंगे कि बैंकिंग की जो जॉब है वो कितनी हमारे लिए एक्सेसिबल है? और एज अ गर्ल भी मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो कि जो बैंक की जॉब होती है वो कितनी सेफ है उनके लिए? उनको कॉपरेशन मिलता है या नहीं? तो आप क्या बोलना चाहेंगे, इस पे अपने व्यूज देना चाहेंगे? एक्सेसिबल तो देखिए, एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हर बैंक अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो वो हम्म। हमारा जो सॉफ्टवेयर है जॉय, उसके साथ कितना मतलब कितना कंफर्टेबल है, वो एक्सेसिबल है, कंफर्टेबल से ज्यादा एक्सेसिबल कितना है, वो देखना होता है। कई चीजें एक्सेसिबल नहीं होती, हमें खींच तान के करनी पड़ती है। एक तो लाइसेंस वर्जन यूज करना होता है, तो बैंक को इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है फाइनेंशियली। तो ये हम्म। सारी दिक्कतें होती है, इसलिए जॉज अब तक पहुंचने में लाइसेंस वर्जन का थोड़ा टाइम लगता है। बट तब तक हम कुछ काम करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम्म। एज अ गर्ल गर्ल बॉयज दोनों को ये बैंक फील्ड में डेफिनेटली ये दिक्कत आती है कि सॉफ्टवेयर हासिल करना, क्योंकि लाइसेंस वर्जन यूज करना होता है। क्रैक तो नहीं कर सकते बैंक के पीसी में, तो लाइसेंस हाँ। वर्जन ही यूज करना होता है। वो बैंक से मंगवाना होता है, बैंक को रिक्वेस्ट डालनी होती है, फिर बैंक उसको खरीदता है। ये सारी चीजें हम्म। होती है, और खरीदने के बाद आके भी वो कितना एक्सेसिबल है, क्या क्या काम कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, और इस हिसाब से हमें फिर काम करना होता है। हम्म। ओके। और तो मैम, वहाँ पर कॉपरेशन कैसा है? मतलब स्टाफ का, जो आपके कुलीग्स हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है? और क्या मतलब उनका सोचना है आपके लिए? आपके साथ अच्छा बिहेव है, कैसा है उनका? नहीं, अभी तो बिहेवियर अच्छा मतलब हो गया है, बट जब मैं पहली बार एंटर करी थी ना बैंक में, हम्म। कि ठीक है, आज मेरा पहला दिन है बैंक का, तो ऐसे में गई तो लोगों ने थोड़ा ऐसे नजर से देखा कि यार, उन्होंने पहले देखा था ना कि कोई ब्लाइंड लड़की आई है ब्रांच में एज हम्म। उनमें शायद कस्टमर भी कोई ब्लाइंड नहीं देखा होगा तब, पता नहीं। बट हम्म। एज अ सीधा स्टाफ बन के एक ब्लाइंड लड़की आई है, तो उनका थोड़ा ये था कुछ लोगों का कि अरे बाप रे, ये लड़की क्या करेगी, कहीं बैंक चैरिटी बेसिस पे जॉब दे रहा है, ये उनका नजरिया था। हम्म। और वो मेरे सामने कमेंट करके जाते थे कि अरे ये लड़की क्या करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ऐसा होता है कि वो पता नहीं, वो बहुत जनों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा शायद, मेरी बातें सुनेंगे तब उनको भी वो लगेगा कि यस, ये ट्रू है कि हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब लोगों को लगता है कि हम सुन भी नहीं पाएंगे अगर वो हम्म। हमारे सामने आके हमें कुछ भी कमेंट मारते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो हमें सामने से कमेंट करके जाएंगे। और उनको लगता है कि हमें वो रियलाइज नहीं होता है, बट हमें रियलाइज होता है, हमें सुनाई देता है। हम इतनी तो ताकत रखते हैं कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है, वो हमें पता चले उनकी बातों से। हम्म। तो मुझे कमेंट आए थे कि अरे, ये फोन पे भी क्या बोलेगी, ऐसे लोग भर्ती हो जाएंगे बैंक में तो बैंक तो डूब ही जाएगा। अरे, उसको तो हम्म। लंच के लिए भी एस्कॉर्ट लगता है। तो पहला दिन था मेरा यार, तो पहला दिन अब डेफिनेटली मैं क्या, साइटेड लोगों को भी तो गाइड की जरूरत होती है, गाइडेंस की, कि यहाँ लंच कंपनी रूम है, चाहिए ही ये है होती है वो हर है। किसी को, चाहे वो कोई भी हो। एग्जैक्टली, हाँ। और ठीक है, नया हो पुराना हो, कंपनी चाहते ही ना लोग। हम्म। बट लोगों का माइंड सेट कैसा है ना हमें लेके, कि उनको ऐसा लगता है साइटेड लोग एक साथ खाना खाते हैं, मतलब देख वो कंपनी है। बट हम्म। ब्लाइंड लोग अगर साइटेड लोगों के साथ खाना खाने बैठते हैं, तो वो एस्कॉर्ट है साइटेड लोग उनके। वही तो। ऐसे उनका एक मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या हम्म। मिसकंसेप्शन होता है।
बट जैसे ही फिर उनको पता भी नहीं था ना कि किस तरह के काम देने हैं एंड ऑल। हम्म। तो मैं पहले ऑब्जर्व करती रही कि मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो मैंने पता किए कि कौन से काउंटर कहाँ पे है, हम्म। ताकि कस्टमर को तो एटलीस्ट किसी ने मुझे पूछा तो मैं बोल सकूं। तो मैंने वो पहले देखा, फिर मैंने धीरे धीरे काम हाथ में ले लिए, सब फॉर्म मेरे हाथ में एक एक करके, पहले एक लिए, फिर दो लिए, फिर तीन लिए, फिर चार लिए, ऐसे करते करते मैंने 25-30 फॉर्म मेरे पास ले लिए। ओके। और वो 25-30 फॉर्म को पूरा डिस्क्राइब करना, क्या फॉर्म में क्या लिखा है, क्योंकि कस्टमर्स को फॉर्म भरना मतलब एक दिमाग में उनके सर फोड़ी का काम लगता है उनको, कि हम्म। क्या है हम्म। यार, उसके पीछे सर खपाना होता है। मतलब उनको फॉर्म भरने का एक तो क्या बोलते हैं, लेजी होते, दे आर लेजी, दे वो नहीं चाहते कि फॉर्म भरना पड़े एंड ऑल, इतना सब लिखे बार बार। तो वो और हम्म। उनको कंफ्यूजन होता है कि वो पता होने के बावजूद भी वापस आपको आके पूछेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है। हम्म। तो मैंने वो सब फॉर्म के बारे में मुझे जान के मतलब मैंने जानकारी रखी थी कि कौन सी फॉर्म में क्या क्या कॉलम्स भरने पड़ते हैं, ताकि कस्टमर मुझे पूछे तो मुझे ये ना बोलना पड़े कि आप आगे जाके पूछो। हम्म। तो मेरा कल का टाइम मैं बचा सकूं। तो इस तरह हम्म। से मैंने 25-30 फॉर्म ले लिए। क्योंकि सिस्टम के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला था कि मुझे सिस्टम मतलब चाहिए एंड ऑल, तो वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बीच में क्या करें तो। हम्म। और मैं लोगों के साथ एटीएम मतलब उनका पिन जनरेट करने भी बाद में जाती थी। और जो ऑटोमेटिक मशीन था पासबुक का, वो कभी कभी उसमें पासबुक प्रिंट नहीं होते थे, तो कस्टमर आके मुझे कंप्लेंट कर देते, क्योंकि मैं हेल्प काउंटर पे पहले ही काउंटर पे बैठी थी, तो पहले ऑफकोर्स वो मुझे ही आके बोलेंगे ना। तो मैं खुद हम्म। उठ ही जाती थी उनके साथ कि कैसे नहीं हो रहा है, लाओ मैं देखती हूँ। और जब वो हम्म। मुझसे हो जाता था तो वो बहुत खुश होते थे। वो मुझे बोलते थे कि तुम आपके हाथ में जादू है मैम। मैंने बोला जादू वादू क्यों नहीं है, मैंने तरीके से काम किया है। आप ऐसे ऐसे करो, उसमें पॉकेट्स फर्म होते हैं तो आप थोड़ा उसको ये प्रेस करो तो हो जाएगा। तो इस हिसाब हम्म। से मैं काम करती रही, तो लोग इम्प्रेस होने लगे। फिर मेरे कलीग को भी पता चला, मैं फोन पे बात करती थी, फोन पे लोगों का क्वेरी सॉल्व करती थी। तो ओके। कस्टमर खुद आके बताने लगे मेरे मैनेजर कि अरे वो आपके अभी आजकल आपके फोन कौन आंसर करता है, वो फोन पे बहुत अच्छे से क्वेरी सॉल्व होती है और लोग अच्छे से बोलते हैं फोन पे। कौन है ऐसे, हम्म। तो गवर्नमेंट में कोई फोन पे बोलता नहीं इतना अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मैं टेलीफोन मैनर्स बहुत फॉलो करती हूँ। तो एक तो हाँ, मैंने मीडिया कोर्स किया इसलिए वो भी मुझ में हो सकता है कि इसलिए मेरे मुझसे टेलीफोन हाँ हाँ। मैनर्स फॉलो होते हैं, क्योंकि एक तरीका सलीका होता है ना बात करने का, और मैं मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस है मुझ पे मीडिया का, तो वो दिखाई देता है। तो इस तरह से था। और फिर मेरे कलीग्स को कॉन्फिडेंस आ गया कि यस ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी, फिर मेरे सिस्टम भी आ गई। और तब तक मेरे जो एक तो मैंने जब ब्रांच ज्वाइन की, तब आई वॉज द बेबी ऑफ द ब्रांच, मैं मुझसे छोटा कोई नहीं था, मैं सबसे छोटी थी और बाकी ओके। सब सीनियर वगैरह थे। तो फिर ग्रेट मेरे ग्रेट। बहुत लाड़ प्यार होने लगे तब, जब तक उनको जब मुझ पे यकीन हो गया, मेरे हुनर पे, मेरे मेरे बातचीत पे, मेरे साथ मजाक मस्ती करने लगे, मेरे साथ झेलप होने लगे, मेरे साथ खाना खाने लगे। जो लोग बोलते थे कि इसको स्कॉट लगता है लंच के लिए, वो खुद मेरे लिए लंच के लिए रुकने लगे। तो इस तरफ से मेरा रिलेशन बिल्डअप होते गया। और तब तक फिर यंगस्टर्स आने लगे लगे मेरे एज के लोग। तो मेरे एज के लोग आने के बाद उन्होंने तो ऑलरेडी फिर मुझे सेट देखा ना वहां पे कि मैं काम कर रही हूँ, लोग मेरा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे लाड कर रहे हैं, जो भी है। तो वो मुझ में वो खुद जलब होने लगे। फिर हमारी एक मंडली बन गई, मतलब फिर गैंग बन गई। हम एक साथ मस्ती करने लगे, खाने पीने लगे, फिर बाहर घूमने लगे। और वो मेरी बाहर भी बहुत केयर करने लगे एक फ्रेंड की तरह। उन्होंने कभी मुझे छोड़ के गए नहीं कहीं पे भी, फिर मूवी देखने भी लेके जाते हैं मुझे। वाओ। मुझे एक्चुअली मैं इतना मूवी ये नहीं हूँ, मूवी लवर नहीं हूँ। बट वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम लोग जा रहे तो तुम्हें भी आना है। तो फिर मैं उनके लिए जाती थी। हाँ हाँ हाँ। तो स्टोरी डिस्क्राइब करना। और अगर सीरियस मूवी है तो मुझे बाहर ही बोलते, तो देखा रोएगी तो तेरे तेरे सर पे मारूंगा। मैंने रोना नहीं मूवी देखते हुए मैं। मैंने बोला आपको क्या पता कि मैं पहले ही इमोशनल हो जाऊंगी मूवी देखते हुए। तो हम्म। ऐसे मजाक मस्ती चलते थे। और मतलब ऐसे फिर आपको वो जलन नॉर्मल होने लगी। बिल्कुल एकदम फ्री फील करवाते थे सब लोग। एग्जैक्टली, बहुत फ्री 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 हम्म। फील करवाते थे मुझे।
हाँ, ओके, ग्रेट ग्रेट। वही बात है कि अपनी पहचान हमें खुद ही बनानी पड़ती है, जो कि आपने बनाई भी है, और बहुत अच्छी बात है ये। तो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी बात की थी कस्टमर्स की, कि कस्टमर्स आते हैं, है ना, वो आपसे पूछते हैं, तो कस्टमर्स का कैसा आपके साथ रहा, मतलब इंटरेक्शन वगैरह कैसे करते हैं वो लोग आपके साथ? एक तो सबसे पहले कस्टमर्स को उनको ऐसा लगता नहीं था, एक्चुअली मेरी आंखों को देख के लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, पर कस्टमर को तुरंत वो आंखें नहीं देखते हैं ना, तो उनको पहले लगता है कि मैं साइटेड हूँ, तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं। ओके, शुरुआत में क्या होता था ना, एक कलीग था, जब ऐसा मेरा दौर था कि लोगों को लगता था कि मैं ऐसी चैरिटी बेसिस पे आई हूँ, तो कस्टमर मुझे क्वेश्चन करने आते थे ना, तो वो तुरंत कोई आके बोलता, अरे उसको क्या पूछ रहा है, उसको क्या समझ में आएगा। तो मुझे बहुत डर लगता था, मैंने बोला ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कस्टमर के साथ मेरा रिलेशन नहीं बिल्डअप हो जाएगा ना। मतलब हम्म मुझे सवाल पता भी है आंसर, तो भी वो आंसर देने से पहले वो कोई आके बोला था कि अरे उसको क्या पूछ रहे हो, यहाँ आ जाओ ऐसे करके। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि अरे मुझे एटलीस्ट चांस तो दे दो उसको, मैं उसका सेटिस्फेक्शन करूँ उसकी क्वेश्चन का। जब तक मैं आंसर नहीं दूंगी तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इसीलिए बैठी हूँ ताकि मुझे बारे में सब बारे में जानती हूँ मेरा हम्म जॉब क्या है। हम्म तो मुझे बहुत टेंशन आई कि यार ऐसा ही होता रहेगा तो फिर मेरा यहाँ पे कुछ मतलब टिकाव नहीं है, फिर यहाँ पे कभी नहीं रह पाऊंगी। हम्म फिर बट वो जो भी जिन्होंने भी ऐसा किया था उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी मैं, बट उन वो बहुत मतलब वो थोड़े पॉलिटिक्स टाइप थे, तो उनका कंप्लेंट वगैरह हो गया था, उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया था, तो वो चले मतलब उनको ट्रांसफर करवा दिया गया। फिर मुझे मौका मिला कि मेरे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करूं, तो पहले वो सॉरी सॉरी बोलते थे मुझे देख के कि अरे मुझे, तो मैंने बोला कि नहीं पूछो क्या है जो भी है। तो फिर मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देने लगी, उनको प्रॉपर टेबल बताने लगी जो भी है उनका, जहाँ पे क्वेरी उनका सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे उनका काम बन सकता है, वही टेबल में बताती थी, टेबल नंबर के साथ एंड ऑल, लोकेशन बताती थी कहाँ पे है। या फोन पे मैं उनका बोलती थी, जब मैं फोन पे लोगों का क्वेरी सॉल्व करती थी और उनका फोन पे ही काम हो जाता था, ऑफ कोर्स जो भी रूल्स है उनके दायरे में रह के मैं उनका हेल्प करती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे कि रूल है कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन हम फोन पे नहीं दे सकते, बैलेंस वगैरह का वो नहीं देती थी, बट करंट अकाउंट हो या उनका आरटीजीएस एनईएफटी का मेल आया है कि नहीं आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके होते थे। या मोबाइल हम्म बैंकिंग के बारे में होता था, नेट बैंकिंग के बारे में होता था, मोबाइल बैंकिंग का क्वेरी मैं सॉल्व करती थी उनका, नेट बैंकिंग का क्वेरी सॉल्व करती थी। तो वो हम्म ब्रांच में आके पहले मुझे ढूंढने आते थे कि वो गर्ल कौन है, जो वो लड़की कौन है जो कॉल आंसर करती है, हमें उनसे मिलना है। तो वो लोग हम्म मुझे बता रही कि हाँ ये ठीक है, तो मुझे मिलके वो बहुत कॉम्प्लीमेंट देते कि मैम आपने फोन पे क्वेरी सॉल्व की, बहुत अच्छा रहा, और आप जब से आई हो तो फोन आंसर होते हैं और फोन पे काम होने लगे हैं। और जो सामने सामने कस्टमर मुझे ये करते हैं, वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी को भी अपने रिलेटिव को भेजेंगे तो वो मेरा नाम बताते कि भेजते कि इसको ही जाके पूछना, ही इज द राइट पर्सन टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन। ग्रेट ग्रेट। तो आके मुझे बताते थे कि अरे मेरे पापा ने बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरे बेटे ने बोला कि आपसे ही मिलना है, बिकॉज आप यू आर द राइट पर्सन टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगता था, लगता है, आई मीन अभी भी लगता है। राइट राइट। मतलब ये सब सुन के ही तो लगता है कि शायद हमने कुछ कुछ तो कमाया है, कुछ ऐसा अचीव किया है एग्जैक्टली, कुछ। हम्म एग्जैक्टली। या फिर मेरा जब हम्म स्टाफ बोलता है मुझे आके कि अरे तू आप जो समझाती हो ना हम नहीं समझा पाते, और हमसे समझती नहीं हो, हमारा मुंह देखते बैठते हैं वो लोग, बट आप समझाते हो तो वो तुरंत समझ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जब ये बाहर मिलते क्वालिटी हैं तो बहुत किसी किसी रिस्पेक्ट के करते अंदर ही हैं। होती है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हाँ, वो तो डेवलप की है क्योंकि मीडिया कोर्स का वहां पे मुझे इस्तेमाल हुआ कि लोगों से इंटरेक्ट हम्म करना, और लोग जब बाहर मिलते हैं ना फिर वो तो हमें देखते हैं ना, ये बैंक वाले चल रहे हैं, ऐसा रिएक्शन होता है उनका। और हम्म बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जब वो बाहर मिलते हैं। और अभी तो हम्म, सिस्टम पे काम करने लगी हूँ तो अब तो माय गॉड, अभी तो बहुत लोग ये करते हैं कि अरे मैम आप छुट्टी पे मत जाओ, हमारा काम नहीं होता। अच्छा। ओके, ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर अगर हम कोई जॉब करें वहां पर, अगर हमें इतना कॉपरेशन मिल रहा है, तो वो जॉब हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। तो मैम, मतलब जैसे आपने अभी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे विजुअली इम्पेयर्ड को कौन कौन सी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं?
क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। करेक्ट है। यूजुअली चैलेंज कस्टमर्स को सभी वो सुविधा मिल सकती है जो नॉर्मल कस्टमर को मिलती है, जो साइटेड कस्टमर को मिलती है। फिर चाहे वो लॉकर सिस्टम हो, फिर चाहे वो एटीएम हो, चेकबुक हो, जो चाहे बैंक से रिलेटेड लोन ओके हो, वो सब वो अवेल कर सकता है और उनको करना चाहिए। ओके ओके। यस मैम, राइट। तो मैम कई बार होता है जब हम कभी किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, अवेयर नहीं होते वो, तो वो इतनी जल्दी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होती है, सर्विसेज होते हैं, वो देने से कतराते हैं कि ये लोग कैसे चलाएंगे, ये लोग कैसे सेफ रखेंगे हर चीज़ को। तो हम्म। उसके लिए क्या हम उनको प्रूफ दिखाएं, या कुछ इसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी होंगी, या कुछ सर्कुलर्स वगैरह कुछ होगा ऐसा जी जिसके जी बारे में हम, बिल्कुल मतलब है। काफी लोगों को नहीं पता होता है, तो उसके बारे में बिल्कुल थोड़ी है। अवेयरनेस। बिल्कुल है, आरबीआई के सर्कुलर्स है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं एम्प्लॉय नहीं थी बैंक की। तब मैं हम्म कॉलेज में थी और तब वो मेरे पापा के साथ जॉइंट अकाउंट था। तब उन्होंने तो मेरा सेल्फ अकाउंट भी नहीं खोला था। हम्म बिकॉज यस, तब मैं माइनर में भी थी। तो मेरे पापा के साथ अकाउंट था तो वो मुझे नहीं दे रहे थे, उनको अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे मिल सकता है। बिकॉज मैंने हम्म थंब किया था और पापा का साइन हम्म था। तो अगर जॉइंट अकाउंट भी है और एक का थंब है और एक का साइन है तो भी वो एटीएम और चेकबुक सब नहीं देते हैं, एक का हम्म थंब होने के बावजूद भी। तो मुझे नहीं दे रहा था, उन्होंने ऐसे ही केस समझा होगा कुछ। तो मैं गई, मैं मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आरबीआई का सर्कुलर लेके जाओ फिर आपको दे देंगे। तो मैं सर्कुलर ओके लेके गई। तो उन्होंने मैनेजर से मिलाया, फिर मैनेजर को मैंने बताया। तो उन्होंने फिर मुझे एटीएम दे दिया था। ओके, ये तो हुई एम्प्लॉय नहीं थी तब की बात। बट जब मैं हम्म एम्प्लॉय बनी तब मुझे चेकबुक चाहिए था। तो चेकबुक हम्म भी तब चेकबुक भी वो नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं नई थी तभी मांगा था। तब मेरा लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप भी नहीं हुआ था। मुझे बोला कि गया कि इंटरनल सर्कुलर लाओ। तो आरबीआई के साथ साथ अपनी अपनी बैंक का भी एक इंटरनल सर्कुलर होता है इस रिगार्डिंग। तो मैंने ओके वो भी उनको लाके दे दिया था। तब जाके उन्होंने मुझे चेकबुक दिया था। बट उसके बाद अभी मुझे किसी ने नहीं रोका। चेक, और चेक का क्या होता है ना, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है क्लियरिंग वाले चेक में। क्लियरिंग वाला हम्म चेक मतलब मानो कि आपका बैंक अकाउंट है एक बैंक का, ए बैंक का, और आपका चेक आपको किसी ने दिया है बी बैंक का। तो बैंक दूसरी हो गई, राइट। तो वो चेक हम्म क्लियरिंग में जाता है और उसको 2-3 दिन लगते हैं वर्किंग क्लियर होने में। तो वो क्लियरिंग हाउस में वगैरह जाता है, इसलिए वो जब थम होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म। जो कि नहीं राइट होनी राइट। चाहिए। क्योंकि जब आप थम करते हो तो आपको आपके ऑफिसर से उस पर सिग्नेचर लेनी होती है कि इस बंदे ने मेरे सामने चेक इशू किया है, और इसलिए वो साइन करता है। वैसे सेल्फ चेक के लिए भी अपना जो ऑफिसर है, जो सिग्नेटरी है, वो साइन करता है बैंक की तरफ से। जो भी सिग्नेटरी है, जो सिग्नेट अथॉरिटी सिग्नेटरी है, वो साइन करता है, फिर हमें कैशियर पैसे देते हैं थम के साथ साथ। हम्म। तो ये सब ओके। चीजें हमें पता होनी चाहिए, जो कि स्टाफ को बहुत बार नहीं पता होती है। और ये हम्म सर्कुलर्स तो आपको आरबीआई के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। इंटरनल सर्कुलर भी आप बैंक के उस अपने अपने बैंक के इसमें सर्कुलर में शो ढूंढ सकते हैं, वहां पे मिल सकते हैं उनके साइट्स पे। तो ओके। और अपने कई सारे अभी ग्रुप्स भी है व्हाट्सएप पे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वीआई बंदा होगा कि जो किसी भी ऐसे ग्रुप में नहीं है जहाँ पे ये सारी अवेयरनेस की चीजें होती है, हम्म ये मटेरियल शेयर किया जाता है। तो आप किसी से भी ये सर्कुलर मांग सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज आसान कर दी है कि किसी ना हम्म। किसी के पास तो ये अवेलेबल होता ही है, तो आपको उनसे मिल जाएगा। जी जी। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, मतलब ये सारी चीज़ें सबको, मुझे लगता है कि हम सबको ये चीज़ें नहीं पता होती, जो कि पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर है तो फिर हमें नहीं रोक सकता कोई, जो हमारे राइट्स हैं उनको हमें लेने से। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच मैम, आप इतना अच्छे से हमें हम सबको गाइड कर रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो मैम आप बैंक में क्या क्या ड्यूटीज़ मतलब आपको करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं? अभी मैं क्लर्क हूँ, तो एक तो मैं पासबुक काउंटर हैंडल करती हूँ, पासबुक प्रिंटिंग, एटीएम रिक्वेस्ट, चेकबुक रिक्वेस्ट, एफडी प्रिंटिंग, ये ओके सारी चीजें करती हूँ। बाकी ओके सीटीएस डाउनलोड वगैरह होता है, सीटीएस डीएल, तो वो करना पड़ता है डे के लास्ट में। चेक्स कितने मतलब ये हुए हैं ऑल, तो वो होता है। तो इस तरह के ओके काम मैं कर लेती हूँ। ओके। नाइस नाइस। तो मैम अब आते हैं आपकी थोड़ी सी हॉबीज के ऊपर। तो जैसे हम जानते हैं आपके बारे में कि आप एंकरिंग का शौक रखते हैं, और
तो अपनी मतलब हॉबीज के बारे में बताइए कि कैसे कैसे आपकी हॉबीज हैं और क्या क्या एंकरिंग और तबला, कैसे उसकी जर्नी के बारे में भी, और क्या क्या हॉबीज है वो भी हमें बताइए। एंकरिंग की सबसे पहले बात करूँ तो एंकरिंग मुझे ऐसा नहीं लगता था, तब मैं छोटी थी ना। तब मैंने स्कूल में, मैं स्कूल कमला में था, दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि गर्ल्स के लिए स्पेशल ब्लाइंड स्कूल है, जो कि दादर में है, मुंबई में। तो वहां पे मेरा 7th तक का एजुकेशन हुआ। तो वहां पे ना हर तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्टोरी टेलिंग है, पोइट्री रिसाइटेशन है, सब मतलब हम्म। मराठी श्लोक होते हैं वो। तो उसका वो पठन करना, उसकी कंपटीशन, हर एक की कंपटीशन होती थी। तो स्टोरी टेलिंग में मैं अच्छा कर लेती थी, स्टोरी रट्टा मार के उसको इमोशंस के साथ प्रेजेंट करती थी। हम्म। हम्म। तो कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे टीचर्स लोगों को लगा होगा, मुझे नहीं पता था तब एंकरिंग वगैरह कुछ है क्या है। और मेरे स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, तो वो प्रोग्राम में वो कभी कभी मुझे एंकरिंग करने के लिए देते थे। तो फिर मुझे बाद में, मैं तो 7th 8th में गई, वो तो रियलिटी शोज आ गए, सीरियल्स आ गए। तब मैंने देखा हम्म। यार ये एंकरिंग चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत एंकर अच्छा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे मुझे वो टेम्प्ट हो गया कि नहीं यार, आपने हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा वो एंकरिंग का शौक जो है वो डेवलप होते गया। एंड तबला ओके। की बात करें तो यस, तबला मेरे मम्मी पापा ने स्पेशली मेरे मुझ में वो देखा कि शायद मैं तबला, क्योंकि वो चाहते थे, वो वीआई हूँ इस तरह से कभी ट्रीट नहीं करते थे मुझे। बट वो ओवरऑल ओवरऑल एज अ गर्ल मैं कुछ अलग करूँ, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि जो लोग लड़कियां जिस फील्ड में ज्यादा नहीं है, उस फील्ड में मेरी लड़की जाए और वो कुछ करे। तो इसीलिए उनको लगा कि मैं तबला बजा सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर के डिब्बे, बस का पतरा, बस की खिड़की सब बजाती थी। हम्म। नहीं, सही है बहुत। तो हम्म। कहीं ना कहीं पापा को रियलाइज हुआ कि ये लड़की शायद तबला बजाना चाहती है, क्योंकि तब मैं ऐसे एज में थी तो जहाँ पे हम नहीं बता सकते कि क्या करना है। शायद मुझे पता भी नहीं था कि तबला क्या होता है। तभी तो बजाना पता था मुझे। हाँ। तो पापा ने और गुरुजी से बात की, वो हम्म। मेरे यहाँ पे ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए वो तैयार हो गए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सिखाते हैं। तो आज तक मैं उन्हीं ओके। की स्टूडेंट हूँ। वाओ। ग्रेट तो ये ग्रेट। इस तरह से डेवलप हो गया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में ऐसे तो मैंने भी बहुत कम ही सुना है जो गर्ल्स तबला बना बजाती हैं, तो आपने बहुत यूनिक मतलब फील्ड को चुना, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जी मैम जी, आपने थैंक यू एंकरिंग सो के मच। लिए कुछ शोज वगैरह भी मतलब कुछ शोज भी होस्ट किए होंगे, या कुछ हाँ, आपने कुछ छोटे मोटे कोर्स शोज किया होगा। किए हैं, स्टेज शोज ज्यादा करती थी मैं। अभी जॉब की वजह से मैं ज्यादा कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये इन सारी चीजों को ना प्रैक्टिस मेक स्किल परफेक्ट ऐसे कहा जाता है, या यस मैन यस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ऐसा भी हम्म। कहा जाता है। तो हम्म। ये प्रैक्टिस की चीज है। तबला लो, तबला तो सवाल ही नहीं, रियाज बोलते हैं उसको ना, उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको उसमें बहुत तपश्चर्या ही करनी पड़ती है, ऐसे बोल सकते हो। और एंकरिंग का भी वैसे ही हो, आप किसके किस शो में जुड़ रहे हो, उसकी पूरी जानकारी, उनके साथ रिहर्स करना, ये सारी चीजें होती है जो कि जॉब की वजह से अभी होती नहीं है। जब हम जॉब करते हैं ना, तो हम बंध जाते हैं ना, हम कि इन बिल्कुल। पर्टिकुलर आज में हम हम उतना किसी को टाइम टाइम नहीं दे नहीं दे पाते। सकते, हम्म। नहीं दे पाते। तो इन हम्म। सारे चीजों में फिर मैं बहुत कम शोज है जो मैं करती हूँ। कुछ लोग हम्म। हैं जो चाहते हैं कि मैं ही उनका प्रोग्राम करूँ, मैं ही उनके एंकरिंग हम्म। करूँ, चाहे फिर वो आधा शो ही क्यों ना करूँ, आधा शो कोई और करेगा, आधा शो बट आप ओके। आओ। तो इस जगह वाओ। पे मैं करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। ओके। तो मैम मतलब आपने कुछ इसके लिए कुछ मतलब जैसे आपने अभी मीडिया के बारे में बात की, तो आपने कुछ कोर्स वगैरह इसका किया हुआ है कैसे, मतलब आपको यस यस इसका किया है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपकी इम्प्रूव हुई। यस यस की है। मैंने मतलब मीडिया, क्योंकि आजकल ना सर्टिफिकेट्स बोलते हैं, लोगों का हुनर नहीं बोलता। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। वही ढूंढ रही थी कि कोई मुझे सर्टिफिकेट मिले तो शायद मैं खुद को प्रूव कर सकूं, क्योंकि हम्म। ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं मुझे। पहले ऑडिशन में भी जाऊंगी तो पहले बोलेंगे कि क्या है, दिखा दो पेपर में। तो हम्म। इसलिए मैं कोर्स के ढूंढ मतलब कोर्स के तलाश में थी। बट मुझे कोई सेटिस्फाई करे ऐसा कोई कोर्स मिला नहीं। तो फिर हम्म। मैंने बहुत बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ने बताया कि मुंबई मराठी पत्रकार संघ, ये एक मुंबई में है, सीएसटी में। तो वहां पे मुझे एक पता चला कि एक जर्नलिज्म का बेसिक कोर्स हो रहा है, और वो हर कैटेगरी के लोग, हर फील्ड के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। पार्ट टाइम कोर्स था वो, जो कि जर्नलिज्म के लिए था।
अभी आप सोचेंगे कि जर्नलिज्म और एंकरिंग का क्या कनेक्शन है, बट जर्नलिज्म का और एंकरिंग का कनेक्शन है, क्योंकि एक एंकर सिर्फ एंकर नहीं होता, कभी कभी उसको इंटरव्यू लेना होता है, कभी उसको न्यूज एंकरिंग करनी पड़ती है, तो कभी क्या तो कभी क्या, तो हम्म जर्नलिज्म क्या है, उसमें हर चीज कवर की गई थी। फिर चाहे वो रिपोर्टिंग हो, फिर चाहे वो न्यूज हो, न्यूज को कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इंटरव्यू कैसे हम्म लेते हैं, क्योंकि एंकर इंटरव्यू का काम बढ़िया उसको करना होता है, तो हम्म वो कैसा होता है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने वो कोर्स किया था। और वहां पे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट और टीचर, कॉलेज स्टूडेंट, सब तरह के लोग थे, क्योंकि पार्ट टाइम कोर्स था। तो सब अपनी, और तब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने उसमें कोर्स किया वो उनका। और उसके बाद मैंने बोला ये तो हो गया मराठी में एंड ऑल, तो मुझे और भी अगर एंकर बनना है तो हिंदी भी बहुत जरूरी है। तो फिर मैं मुझे एक बहुत ढूंढ के मुझे मिला नेट okay, पे, वर्ल्ड कॉलेज स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज में। वहां पे फिर मैंने एंकरिंग के लिए लिया, वहां पे मुझे टेलीविजन एंकरिंग एंड आरजे का दोनों सिखाया गया। तो ओके, उस वाह। तरह से मैंने कोर्सेस किए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं। और मतलब इतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तो हम सबको सुनकर ही पता चल रहा है। तो मैम, मतलब सच में आपसे बात करके मुझे कुछ तो पंक्तियां याद आ रही हैं जो कि आपके लिए मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब आपसे बात करके जो मुझे लगा कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर ट्रू। जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो आपका क्या बहुत मतलब खुश मिजाज नेचर है। मतलब बात। आपसे बात करके कोई भी मोटिवेट हो जाएगा। तो मैम, आपके मतलब ये जानना चाहूंगी, जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, बड़े होकर ये बने, तो आपके पेरेंट्स ने क्या मतलब सोचा था कि आपको वो किस फील्ड में ले जाना चाहते हैं, और उनका कैसे सपोर्ट रहा आपकी इस यहाँ तक पहुंचने में, मतलब इस मुकाम तक पहुंचने नहीं, में? ट्रू ट्रू, आपने अगर अभी पेरेंट्स की बात की है और अभी आपने मेरे खुश मिजाज की बात की है, तो मैं ऑल क्रेडिट गोस टू देम कि वो है उन्हीं का। जब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी फेस की स्माइल का राज क्या है, तो मैं उनको एक ही बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास के लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके मेरे फेस पे आता है। तो मेरी वाह, स्माइल का राज वही है, उनका लव एंड उनका अफेक्शन वही रिफ्लेक्ट होता है मेरे स्माइल के थ्रू। तो ये है उनका। पेरेंट्स का अगर बात करूँ तो उन्होंने कभी ऐसे जबरदस्ती नहीं की कि आपको यही करना है या पढ़ाई करनी ही है, जोर जबरदस्ती मार पकड़ के ऐसे नहीं बिठाया उन्होंने कभी। उन्होंने मुझे हाँ। एक फ्रीडम दिया कि आपको जो भी करना है बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। फिर आपको फाइनेंशियल चीजें हो या और कोई सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, सब हम देंगे, और उन्होंने दिया भी। बस तबला वो था कि पापा को लगा कि मैं, उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, बट मैं उस एज हम्म में थी जहाँ पे मैं सिर्फ मिट्टी का क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का गोला थी, जहाँ पे हम्म मेरे पेरेंट्स को मुझे आकार देना था। तो उन्होंने उस एज में मुझे तबला में डाला, और वो फिर मेरा हॉबी कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओके। अंदरूनी था ही, इसलिए तो मैं डिब्बे बजाती थी, ऐसा ही कोई ऐसे हम्म डिब्बे नहीं बजाता ना बिल्कुल। मुझसे। गॉड तो गिफ्टेड। वो, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि उनको एक हिंट था शायद कि मैं तबला बजाऊंगी, तो उन्होंने हम्म जोर जबरदस्ती नहीं भेजा। बट यस, उसके बाद करियर क्या करना है उस पे उन्होंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। ना हम्म उन्होंने मुझे कभी बोला कि तू एंकरिंग करोगी तो तुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तू सोच। ये तो मुझे बाकी लोगों ने बताया कि हम्म ऐसा नहीं होता है, तुझे फाइनेंशियली उन्होंने कभी नहीं बताया। हम्म। ना मेरे भाइयों ने बताया, ना मेरे मम्मी पापा ने बताया। उनका सिर्फ इतना था, तुझे जितना सीखना है, जो सीखना है सीखो, हम तेरे साथ है, हम तेरे आगे पीछे हैं। तो उस हिसाब बहुत। से उन्होंने मुझे ब्रॉटअप किया। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, मेरे हर चीज पे उन्होंने सपोर्ट किया। फिर कहीं पे भी लेना, लेके जाना हो, लेके आना हो, वो हमेशा हरदम तैयार होते थे। मेरा स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल था, यहाँ पे बताना चाहूंगी मैं, बट मैं हम्म कभी वहां पे रही नहीं, जो कि रहना कंपलसरी था। मेरे पेरेंट्स मुझे सुबह लेके जाते थे, शाम को लेके आते थे घर पे। तो इस तरह हम्म। से उन्होंने सपोर्ट दिया। और कहीं पे भी, कहीं कंपटीशन हो, क्या हो, कुछ भी हो, वो हमेशा तैयार होते थे। उन्होंने कभी बोला नहीं कि अरे इस बार तुम वहां कंपटीशन में मत जाओ, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लेके जा पाऊंगी या लेके जा पाऊंगा, तुम कैंसिल कर दो। ऐसा कभी आज तक उन्होंने नहीं किया।
या फिर मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी में जाती हूँ, तो कभी कभी उन्हें कहीं तो पिकअप करना आता है। नॉर्मली तो फ्रेंड्स पिकअप ड्रॉप कर देते हैं, बट कहीं कहीं हम्म। ऐसा होता है ना। बट उन्होंने कभी बोला नहीं कि यार तुम आज पार्टी में मत जाओ, मैं लेने नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं बोला। वो हर चीज में, फिर चाहे वो मेरी खुशी से रिलेटेड हो, मेरे करियर से रिलेटेड हो, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेरी जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा मेरे साथ में कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के चले हैं। वाह, तो ऑल ग्रेट क्रेडिट ग्रेट। गोस टू देम। सच में मतलब अगर हर बच्चे को ऐसे पेरेंट्स मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। और तो मैम मतलब आपको सुनने वाले बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बैंकर बनना चाहते होंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें और कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करके वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं, मतलब बैंकर बन सकते हैं। उनके लिए तो अभी सोर्सेज बहुत ही खुले हैं। जब मेरे टाइम पे था 13-14 में, 2013-14, तब यूट्यूब इतना प्रचलित नहीं था बट उसमें इतना सब पता, मतलब सब चीजें मटेरियल होगा वो कभी नहीं था, मतलब तब मेरे टाइम पे। बट आजकल के बच्चों के लिए बहुत आसान हुआ है। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, फिर चाहे वो जनरल नॉलेज से हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, मार्केटिंग हो, जो भी चीजें बैंकिंग के एग्जाम के लिए लगती है, वो सारे लेक्चर्स होते हैं। कभी ऑनलाइन लाइव होते हैं, कभी उसके वीडियो ऑडियो पड़े होते हैं वहां पे यूट्यूब पे, वो जाके सुनो आप। सॉरी, ओके। वो जाके सुनो, वहां पे आपको मिल जाएगा। गूगल है, गूगल पे देखो मटेरियल, या जनरल नॉलेज के लिए न्यूज से रिलेटेड रहो, गूगल से रिलेटेड रहो, या फिर जैसे मैंने कुछ मैगजीन एक्टिवेट की थी तब मेरे मेल पे, वैसे आप करो। और भी नेशनल स्कूल ऑफ बैंकिंग के अभी नए नए किताबें आई होंगी, उनको रिकॉर्ड करवाओ या उनको पढ़ो। अभी रिकॉर्ड करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ रीडर हैं, या हम्म। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करो, उससे पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, जो जो आप कंफर्टेबल हो जिसमें, वो आप करो। और अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, एटलीस्ट एग्जाम के लिए जितना इनफ है उतना तो जरूर करो। तो आपके लिए सोर्सेस तो ओपन है बहुत अभी, तो आप उस जी हिसाब जी। से जा सकते हो। ओके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लगा? ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो हिस्सा हूँ तो इट्स लाइक फैमिली फॉर मी। मैं खुद को यहाँ पे गेस्ट आई हूँ या ऐसे कुछ लेक्चर देने आई हूँ, ऐसे समझ नहीं रही हूँ। मैं तो बस सबसे गप्पे लड़ा रही हूँ आपके थ्रू। आप एंकर हो तो यू आर कनेक्टिंग लिव बिटवीन अरे नहीं। मी एंड फैमिली। तो यही समझ रही हूँ कि ये मैं Right. पार्ट ऑफ द फैमिली। और इसके इसलिए मैं आपसे गप्पे लड़ा रही हूँ, दैट्स इट। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और तो मुझे बहुत भी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मतलब बहुत बहुत मोटिवेशन भी मिल रही है और खुशी भी मिल रही है। थैंक तो यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप No, आपने इतना it's कीमती समय निकाला और हम सभी it's my को pleasure. इतनी It's my इंफॉर्मेटिव pleasure. बातें बताई। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो तो मच, मेरे साथ अपने गप्पे लड़ाई, गॉसिप की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच। थैंक तो यू। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबको बहुत पसंद आया होगा ये पूरा सेशन, और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो भूलना नहीं है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अलविदा।